नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए हमारे अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं और दोनों टेस्ट का हमने सोल्यूशन कर लिया है। अभी हमारा थर्ड टेस्ट ओके। और थर्ड टेस्ट का आपको पता ही आपका टॉपिक था अफ्रीकन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर और न्यू लिटरेचर। न्यू लिटरेचर में 3 सेक्शन थे हमारे, कैनेडियन, कैरेबियन और ऑस्ट्रेलियन। फाइन। तो आज हम उस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं और सब स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए वो इस बात का सिंबल है कि वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। देखो अच्छी बात यह है, मैंने आपको बताया भी था कि जिन लोगों ने सिंपली एमए किया, अभी नेट भी नहीं हुआ है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वो डबल जीआरएफ जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं जिन्होंने पहले इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। तो इसलिए जब जो सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ मेहनत करता है तो उसकी परफॉर्मेंस में अपने आप ही इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ओके, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको जो टॉप 10 हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि इस टेस्ट में टॉप 10 पे कौन कौन रहे हैं। देखिए ये जो पेपर था 20 मार्क्स का था और इसमें जो फर्स्ट रैंक है ये है देव गुर्जर की और इनके जो हैं 17.67 मार्क्स हैं। ओके, सेकंड रैंक जो है सौरभ सक्सेना की है और इनके 17.34 मार्क्स हैं। ओके, थर्ड रैंक जो है वो है विजय दहिया की और इनके जो है 17.34 मार्क्स हैं। अब ये दोनों की एक की सेकंड और एक की थर्ड इसलिए है क्योंकि सौरभ सक्सेना ने जो एग्ज़ाम करने में, पेपर करने में 6 मिनट्स के अराउंड टाइम लिया है, जबकि विजय दहिया ने 17.22 इतना टाइम लिया है। तो जो टाइम कम लेता है, यदि बराबर मार्क्स आ रहे हैं तो जिसका टाइम कम होता है उसको रैंक में ऊपर रखा जाता है। फाइन। उसके बाद आपके जो फोर्थ रैंक है वो सपना जोशी की है और इसके 15.67 मार्क्स हैं। और देखिए ये जो सिंपली एमए है, ये जो लड़की है ये सिंपली एमए होने के बाद भी और कितना अच्छा परफॉर्म किया आप देख लीजिए, 15.67 आप देख लीजिए, ये 4th नंबर पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो 5th रैंक है वो है अर्चना अग्रवाल और इनके भी 15.67 मार्क्स हैं। दोनों के मार्क्स बराबर हैं, लेकिन ये जो सपना जोशी है इसने टाइम 4 मिनट्स के अराउंड लिया है और अर्चना अग्रवाल ने 8.42 जो है मिनट्स का टाइम लिया है। नेक्स्ट जो 6th रैंक है आपकी वो है अपूर्वा शर्मा और इनके मार्क्स जो हैं 15.34 हैं। इसके बाद 7th रैंक जो है वो नियति, ओके, और इनके मार्क्स 14.68 हैं। इसके बाद नेक्स्ट 8th रैंक जो है वो है पूनम वर्मा की और इनके मार्क्स जो है 14.68 है। दोनों के मार्क्स बराबर हैं, लेकिन अंतर क्या है, वही टाइमिंग का। फाइन। नेक्स्ट जो है 9 मार्क्स जो हैं समीर के हैं और इनके मार्क्स भी 14.68 है। देखो कितना क्लोज कंपटीशन होता है, आप देख लीजिए 14.68, 14.68, 14.68, 14.67। आप देख सकते हो कितना पॉइंट में यही होता है, एग्जाम में सेम यही होता है। जब स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं वो, और इसी तरीके से आपको इसी टेस्ट में दिख गया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी जो है समीर जो है इनकी रैंक जो है आपके 9th है। इसके बाद सुषमा मीना जो है इनकी रैंक जो है इनके मार्क्स 14.67 है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क्स ऑलमोस्ट समान है, लेकिन रैंक में डिफरेंस है। यहाँ जरूर 0.101 नंबर कम है। तो सुषमा मीना जो है उनकी रैंक 10th है। अच्छा 10th रैंक तक एक और नाम आ गया, चलो हमने 10th तक का ही डिक्लेयर किया था। फिर इसके अलावा 11th है ये सीएम पोस्टवाल, हालांकि 10th तक ही हम मार्क्स जो है डिस्क्लोज करते हैं। ओके, तो ये आपके जो है रिजल्ट हैं। अब दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर हमारे तो 17 मार्क्स हैं, हमारे 16 मार्क्स हैं, हमारे 15 मार्क्स हैं, हमारा तो इसमें नाम ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है आप लोगों का नाम क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस टाइम पीरियड में आपको बताया है उसमें यदि आप टेस्ट दोगे तो ही रैंक शो होगी आपकी। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स हैं इनके 17 मार्क्स भी आए, ठीक है ना, कुछ के 15 भी आए, 14 भी आए, 16 भी आए। तो मैं उनको बता देता हूँ उनका नाम इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही टेस्ट का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो रिपोर्ट मांगी जाती है, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है तो उसको हम शो करते हैं। उसके बाद जो टेस्ट देते हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो और आप खुद एनालिसिस कर लें। और यदि आपको इसमें कॉम्पिटिशन में आना है तो आप उस टाइम पीरियड में ही टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको पता लग पाएगा, आपकी रैंक भी यहाँ शो होगी, आपको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ स्टूडेंट्स जो है इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, एक
आप लोगों को के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और आपको उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स भी भेजी हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं। अभी अक्टूबर में एग्जाम के लिए कोई बुक कंसल्ट नहीं करें, बाकी की और एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे लगेगा तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। ओके, आप वैसे भी सर्च कर सकते हो डॉक्टर एस के शर्मा, ठीक है, नाम से डॉक्टर एस के शर्मा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023, और चाहे तो आप जो है ये टेलीग्राम DRSKENG 2023 ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, तो आपको उस पर मिल जाए करेगी। टेस्ट का ही स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें पता ही नहीं लगा अब टेस्ट किसका है ना। अब मैं फिर बता देता हूँ, ये कमिंग संडे को नहीं, इसके बाद वाला जो संडे आएगा उसमें आपका पूरा इंडियन राइटिंग इंग्लिश का टेस्ट होगा। इंडियन राइटिंग इंग्लिश का मतलब फिर समझ लीजिए कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, डायस्पोरा और दलित, यानी कि आपके एग्जाम के 50 मार्क्स, और आप यदि इस 25 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन, यदि आप इन 50 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं टेस्ट के ज़रिए, तो आप ये मान लीजिए ना आपका बहुत एक बड़ा पोर्शन क्लियर हो गया। और जो है इस एग्जाम में 25 मार्क्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 10 दिन से ज़्यादा का टाइम है। ओके, तो इस 10 दिन में आप तैयार किए, इंडियन राइटिंग का टेस्ट होगा कंप्लीट जिस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, और ये सारी टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है। आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी स्टूडेंट जो AP की तैयारी कर रहा है टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन कर सकता है। आप केवल ये लिंगा फ्रैंका ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आपके टेस्ट सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं। और ये पहली ऐसी टेस्ट सीरीज़ होगी जिसमें टेस्ट फ्री हैं और उनका सबका टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी है। और एक बार ध्यान रखना, ये टेस्ट का सोल्यूशन इस तरीके का है कि आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन में से कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आप देखोगे, आपने पहले के पेपर देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा। आपको यदि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का टेस्ट है तो आपका पूरा ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का रिवीजन हो जाएगा। फाइन, और आपको ये पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे टेस्ट पेपर पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु रोट अंडर द सीडेनिम ऑफ टॉम कॉलिंस। देखो, ये जो सीडेनिम है, पेन नेम है, इन पर क्वेश्चन पूछने का प्रचलन है RPSC में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो हु रोट अंडर द सीडेनिम ऑफ टॉम कॉलिंस, तो देखो फर्स्ट आपका आंसर है टॉमस कीनेली, ठीक है ना। नेक्स्ट है जोसेफ मर्फी, नेक्स्ट है आपका कैथ वॉकर, और फिर है AB पैटरसन। तो इसका आंसर है जोसेफ फर्फी, सॉरी, इसका आंसर क्या है, जोसेफ फर्फी। अब देखिए, ये तो आपका आंसर हो गया। अब समझिए, ये जो टॉमस कीनेली है, इसका जो निक नेम था वो था मिक, MICK, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो टॉमस कीनेली है, इसका जो निक नेम था वो था मिक, और इसके वर्क जो आपको पूछा जा सकता है वो भी ध्यान रखना है। इसका एक वर्क है सिंडलर्स आर्क, और सिंडलर्स आर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्क को जो है बुकर प्राइज मिला है। देखिए, टॉमस कीनेली जो है, अब उसका निकनेम जो है मिक है, और उसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सिंडलर्स आर्क, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है। फाइन, नेक्स्ट वन, ये इसका आंसर है जोसेफ मर्फी। अब इसका आंसर जोसेफ मर्फी है, इसका मतलब ये इसका निकनेम या सीडोनिम क्या है, टॉम कॉलिंस। फाइन, ये जोसेफ फर्फी जो है, इसके बारे में ध्यान रखना है, इसको फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल कहते हैं, फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल। तो देखो, फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये जोसेफ फर्फी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो इंपॉर्टेंट नॉवल है उसका नाम है सच इज लाइफ। तो ये बातें आपको जोसेफ फर्फी के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन में कैथ वॉकर। तो कैथ वॉकर जो है उसका भी आपको नाम ध्यान रखना है, पेन नेम क्या है, तो देखो उसका नाम है ऊडगरो न्यूनकल। देखो, ये जो कैथ वॉकर जो है इसका नाम है ऊडगरो न्यूनकल, ये आपको ध्यान रखना है। कैथ वॉकर जो है उसका नाम क्या है, ऊडगरो
नूनकल। अब ये जो कैच वॉकर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट एबरिजिनल विमेन है, फर्स्ट एबरिजिनल वुमन है जिसने कि वर्स की बुक लिखी। देखो फर्स्ट, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, फर्स्ट एबरिजिनल वुमन हु, मतलब ऑस्ट्रेलियन है ना, हु पब्लिश्ड द बुक ऑफ वर्स, और बुक ऑफ वर्स का नाम क्या है, वी आर गोइंग। बुक ऑफ वर्स का नाम क्या है, वी आर गोइंग। देखिए कैच वॉकर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैच वॉकर पहली बात तो ये है, इसका जो कैच वॉकर का जो पेन नेम है वो है ऊडगरो नूनकल, ठीक है। ये फर्स्ट एबोरिजिनल वुमन है जिसने कि बुक ऑफ वर्स पब्लिश की, और उस बुक का नाम है वी आर गोइंग। एबोरिजिनल मैंने आपको बताया था, एबोरिजिनल जो है नेटिव ओरिजिनल लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पहले रहते थे, वो जो फर्स्ट सेटलमेंट से पहले रहते थे, जो कॉलोनियल पीरियड से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल व्यक्ति हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एबोरिजिनल या इंडिजिनस पीपल। फाइन, तो ये जो है फर्स्ट एबोरिजिनल वुमन है जिसने कि कोई पोइट्री की बुक पब्लिश की। फाइन, और उस बुक का नाम है वी आर गोइंग। फाइन, नेक्स्ट आपका है ए बी पैटरसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी पैटरसन जो है उसका पेन नेम है बेंजो, BANJO, बेंजो। तो इसका पूरा नाम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी बेंजो पैटरसन। क्या है, ए बी बेंजो पैटरसन, ठीक है। अब आपका ये जो बेंजो पैटरसन है, देखो अब हमने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई इसका सीडोनिम क्या है, और हमने 4 राइटर्स जो है उनका सीडोनिम, तो मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है और उसकी चॉइसेस इसी तरीके से दिए हैं जिससे कि आपको 4 राइटर्स के सीडोनिम, पेन नेम पता लगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ही पूछा जाए। तो चॉइसेस आपको इसी तरीके से दी गई हैं जिससे आपको इसी तरीके के टेस्ट पेपर होने चाहिए, जिससे एक से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों। देखिए फिर आप एक बार फिर देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन था कि भाई हु रोट अंडर द सीडोनिम ऑफ टॉम कॉलिंस, तो इसका आंसर तो हम डायरेक्ट जान सकते थे कि भाई जोसेफ फर्फी है, लेकिन हमने क्या सीखा कि टॉमस जो है किनली जो है वो उसका जो निकनेम था वो क्या था, मिक था, उसका भी हमें इंपॉर्टेंट वर्क पता होना चाहिए, सिंडलर्स आर्क जिसके लिए बुकर प्राइज मिला है। फिर जोसेफ फर्फी जो है उसको टॉम कॉलिंस उसका सीडोनिम है, इसको फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल कहते हैं, और इसका जो फेमस नॉवल है वो है सच इज लाइफ। इसके बाद कैच वॉकर जो है उसका पेन नेम है ऊडगरो नूनकल, और ये फर्स्ट एबोरिजिनल वुमन है जिसने कि कोई भी पोइट्री की बुक पब्लिश की और जिसका नाम है वी आर गोइंग। नेक्स्ट है ए बी पैटरसन। ए बी पैटरसन का भी हमें निकनेम मालूम होना चाहिए, पेन नेम मालूम होना चाहिए, और दैट इज बेंजो। तो इसका क्या नाम क्या, बेंजो पैटरसन, ठीक है। बेंजो पैटरसन की यदि बात करें तो बेंजो पैटरसन का जो वर्ल्ड फेमस वर्क है, ठीक है ना, वर्ल्ड फेमस जो वर्क है उसका नाम है वॉल्सिंग मटिल्डा। ध्यान रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका क्या है, वॉल्सिंग मटिल्डा, ठीक है। वॉल्सिंग मटिल्डा किसे कहते हैं, वॉल्सिंग वो व्यक्ति होता है जो कि बुशमन होता है, जो बुश में रहता है, ठीक है ना। मटिल्डा जिसके पीछे बैग हो, यानी बैग टांग कर जो बुश में रहने वाला व्यक्ति है, बुश में रहने वाला ट्रैवलर जो है उसे कहते हैं वॉल्सिंग मटिल्डा। फाइन, तो ये बहुत ही फेमस जो है पोइम है बेंजो पैटरसन की। फाइन, इसमें बताते हैं कि किस तरीके से एक बुशमन जो है उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। मैंने आपको बुश बताया था, बुश क्या है, बुश क्या होता है कि जो मेट्रो सिटीज से आउटर एरिया हैं, जो लेस पॉपुलेटेड हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ से आउट, जो सिटीज़ से बाहर के जो लेस पॉपुलेटेड स्कैटर्ड एरिया हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बुश कहते हैं। और उन बुशों में घूमने वाले, बुशों में अपराध करके छुपने वाले, उन्हें बुश रेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग लाइंस एंड टू हुम यू हैड बेटर स्टिक टू सिडनी एंड मेक मैरी विथ पुश, फॉर बुश विल नेवर सूट यू एंड यू विल नेवर सूट बुश। देखो जब ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ रहे थे हम, तो हमने कहा था कि एक ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में एक बुश लिटरेचर भी है, ठीक है ना। और जो बुश लिटरेचर से संबंधित, देखो पहले तो बुश लिटरेचर ही क्या होता है, जो बुश के बारे में लिखें,
बुश क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनसे आउटर एरिया जो कि लेस पॉपुलेटेड है, स्कैटर्ड हैं, जहाँ एबोरिजिनल लोग रहते हैं या कॉन्विक्ट्स जो वहाँ से आए हुए थे यूरोपियन कंट्री से, वो रहते हैं छुप के, सजा से बच के, उस एरिया को बुश कहते हैं। तो जिन्होंने बुश के बारे में लिखा, जो लिटरेचर बुश के बारे में लिखी गई उसे बुश लिटरेचर कहते हैं। ओके, तो बुश लिटरेचर से संबंधित 2 पॉइंट बहुत फेमस हैं। ठीक है, देखो एक का नाम है बेंजो पैटरसन, अभी हमने पढ़ा, जिसको आप AB पैटरसन भी कहते हो। एक तो है बेंजो पैटरसन, दूसरा है हेनरी लॉसन, हेनरी लॉसन। ओके, अब ये देखिए, ये जो राइटर हैं बेंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन, ठीक है, तो इन दोनों का संबंध एक मैगजीन से भी है। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, मैं यहां लिख देता हूं, जिसका नाम है द बुलेटिन। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, इसका नाम है द बुलेटिन, जो कि 1880 में स्टार्ट हुई और 1880 से 2008 तक रही वो। ठीक है, इस मैगजीन से ये दोनों राइटर भी संबंधित हैं। कौन? पैटरसन, बेंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन। अब एक्चुअली क्या हुआ कि इन दोनों में 1892 से और 1893 तक, 1892 से और 1893 के बीच में दोनों ने एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया। एक ने कोई पोएम पब्लिश की, लॉसन ने, तो उसने क्या किया, बेंजो पैटरसन को क्रिटिसाइज किया। बेंजो पैटरसन ने कोई पोएम लिखी तो किसको क्रिटिसाइज किया, हेनरी लॉसन को। तो इस तरीके से दोनों में डिस्प्यूट चला 1 साल तक, और उस डिस्प्यूट को बोलते हैं बुलेटिन डिस्प्यूट, क्योंकि बुलेटिन मैगजीन में पब्लिश होती थी पोएम, तो उसका नाम क्या हो गया, बुलेटिन डिस्प्यूट। बुलेटिन डिस्प्यूट, क्या नाम हो गया, बुलेटिन डिस्प्यूट। ओके, अब बुलेटिन डिस्प्यूट में जो हेनरी लॉसन है, आपका हेनरी लॉसन जो है बुलेटिन डिस्प्यूट में, उसने जो पोएम लिखी उसका नाम था अप फ्रॉम कंट्री। एक था उसके पोएम का नाम अप फ्रॉम कंट्री, और एक था द सिटी बुशमैन। देखो, हेनरी लॉसन ने 2 पोएम लिखी, एक का नाम था अप फ्रॉम कंट्री, सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। एक का नाम था अप फ्रॉम कंट्री और एक का नाम था द सिटी बुशमैन, और इसमें उसने बेंजो पैटरसन को क्रिटिसाइज किया। अब जब बेंजो पैटरसन को क्रिटिसाइज किया तो फिर बेंजो पैटरसन ने एक पोएम लिखी जिसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, बेंजो पैटरसन ने लिखा डिफेंस, DEFNSE, डिफेंस ऑफ बुश लाइफ। बेंजो पैटरसन ने एक बुक लिखी द डिफेंस ऑफ बुश लाइफ, और उस डिफेंस ऑफ बुश लाइफ में बेंजो पैटरसन ने ये स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उसने, यू हैड बेटर स्टिक टू सिडनी। उसने, बेंजो पैटरसन ने हेनरी लॉसन से कहा कि आपके लिए तो यही बेटर है कि आप सिडनी, यानी सिडनी तो शहर है, उससे चिपके रहें, एंड मेक मैरी विथ पुश। पुश का मतलब होता है स्ट्रीट गैंग, स्ट्रीट गैंग, गलियों की जो गैंग है, गलियों के जो लोग हैं उनके साथ चिपके रहें। आपके लिए तो सिडनी में रहना और सिडनी के लोगों के साथ चिपके रहें, यही बेटर है। क्यों, यू द बुश विल नेवर सूट यू, क्योंकि बुश तुम्हें कभी सूट नहीं करता, एंड यू विल नेवर सूट बुश, और तुम कभी बुश को सूट नहीं करते। इसका मतलब ना बुश तुम्हारे लिए है ना तुम बुश के लिए हो। ये जो है डिफेंस ऑफ बुश लाइफ में किसने कहा है, बेंजो पैटरसन ने कहा है। किसके लिए कहा है, हेनरी लॉसन के लिए कहा है, क्योंकि दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था। क्योंकि हेनरी लॉसन ने अप फ्रॉम कंट्री और सिटी बुशमैन में क्या किया था कि बेंजो पैटरसन को क्रिटिसाइज किया था। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हु सेड द फॉलोइंग लाइंस एंड टू हुम, किसने ये लाइंस कही हैं और किसके लिए कही हैं। तो देखो लाइन कौन सी है, यू हैड बेटर स्टिक टू सिडनी एंड मेक मैरी विद द बुश, फॉर बुश विल नेवर सूट यू एंड यू विल नेवर सूट द बुश। तो ये बेंजो पैटरसन अबाउट हेनरी लॉसन। तो आंसर क्या हो गया, बेंजो पैटरसन अबाउट हेनरी लॉसन। बेंजो पैटरसन और देखो, बेंजो पैटरसन, हेनरी लॉसन दोनों बुश लिटरेचर से संबंधित हैं। बेंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन दोनों बुलेटिन मैगजीन से एसोसिएटेड हैं। बुलेटिन मैगजीन 1818 में पब्लिश हुई, सबसे पहले उसकी जो स्थापना हुई, स्टार्टिंग हुई, वो 1880 में हुई, और इस 1880 में जब स्टैब्लिश हुई, उसके बाद 1892 से 1893 के बीच में दोनों में डिस्प्यूट हुआ और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है पोएम पब्लिश कराते रहे। उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बुलेटिन डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। हेनरी लॉसन ने अप फ्रॉम कंट्री
और द सिटी बुशमैन पोइम लिखी जिसमें हेनरी लॉसन ने बेंजो पैटरसन को क्रिटिसाइज किया, फिर बेंजो पैटरसन ने उसका रिटेलिएट किया और उस डिफेंस ऑफ बुश लाइफ में किया, और फिर डिफेंस ऑफ बुश लाइफ में उसने यही कहा कि फॉर बुश विल नेवर सूट यू एंड यू विल नेवर सूट द बुश। ठीक है, तो ये क्लियर, ओके। और चॉइसेस से कोई देखो, इसमें कहा हेनरी लॉसन ने बेंजो पैटरसन के बारे में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। बेंजो पैटरसन अबाउट एडिटर ऑफ बुलेटिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेनरी लॉसन टू एबोरिजिनल पीपल, हेनरी लॉसन ने एबोरिजिनल लोगों के बारे में कहा, ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया एबोरिजिनल पीपल कौन है, जो ओरिजिनल नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिफोर कमिंग द यूरोपियन के आने से पहले, बिफोर द फर्स्ट सेटलमेंट से पहले, यूरोपियन से आने से पहले, कॉलोनाइजेशन से पहले, कॉलोनियल पीरियड से पहले जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे वो एबोरिजिनल हैं, वही इंडिजिनस हैं। ठीक है ना, ओरिजिनल नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दिस वन इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट अ ट्वाइस बुकर प्राइज विनर। निम्न में से एक राइटर ऐसा है जिसको 2 बार बुकर प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, तो देखो केवल 5 ही राइटर ऐसे हैं जिनको 2 बार बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है उसको 2 बार बुकर प्राइज नहीं मिला है। देखो यदि हम पीटर कैरी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन है। यदि हम पीटर कैरी की बात करें तो पीटर कैरी तो आपको पता है ये ऑस्ट्रेलियन है। और पीटर कैरी के जो वर्क हैं, देखो एक है ऑस्कर एंड लुसिंडा और एक है ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। तो देखो इसके ये 2 नॉवल हैं, पीटर कैरी के 2 नॉवल हैं। पीटर कैरी, पहली बात तो आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन है। इसके 2 नॉवल है, एक का नाम है ऑस्कर एंड लुसिंडा और एक का नाम है ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। इन दोनों को बुकर प्राइज मिला हुआ है, यानी 2 को मिला है तो ट्वाइस विनर हो गया ये। ठीक है, यहाँ काम खत्म। नेक्स्ट है जीएम कॉट्जी, ये साउथ अफ्रीकन है। कैसा है, साउथ अफ्रीकन राइटर है। अब साउथ अफ्रीकन राइटर, देखो ये भी ध्यान रखना आपको कौन सा राइटर, इंपॉर्टेंट राइटर की नेशनलिटी याद रखनी है क्योंकि पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये जो जीएम कूटजी जो साउथ अफ्रीकन राइटर है, इसको बुकर प्राइज मिला है, एक अपने वर्क के लिए डिसग्रेस, और एक मिला है इसको लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के। देखो ये जो जीएम कूटसी है, इसका ध्यान रखना है, ये साउथ अफ्रीकन है और इसको डिस्ग्रेस और लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए बुकर प्राइज मिला है। तो दो वर्क के लिए बुकर प्राइज मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है मार्गरेट एटवुड। देखो मार्गरेट एटवुड जो है ये कैनेडियन है। मार्गरेट एटवुड की नेशनलिटी क्या है, कनाडा, ये कैनेडियन है। और इसको देखो, एक है ब्लाइंड असैसिन, एक है ब्लाइंड असैसिन और दूसरा है टेस्टामेंट्स। एक है ब्लाइंड असैसिन और एक है टेस्टामेंट्स। तो इन दोनों के लिए बुकर प्राइज मिला हुआ है। और पैट्रिक वाइट जो है ऑस्ट्रेलियन है और ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन है जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको फर्स्ट है तो आपको इसकी डेट भी ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन जिसको नोबेल प्राइज मिला है और वह 1973, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया आरपीएससी में। तो आपने देखा कि केवल पैट्रिक वाइट ही है जिसको कि 2 बार बुकर प्राइज नहीं मिला है। बाकी के सबको देखो, पीटर कैरी ऑस्ट्रेलियन है, इसको मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है, एक तो इसका आपको ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग के लिए मिला हुआ है और दूसरा आपको ऑस्कर एंड लुसिंडा के लिए मिला है। इसके अलावा जीएम कूटजी जो साउथ अफ्रीकन है उसको डिसग्रेस के लिए और लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए मिला हुआ है। एंड देन मार्गरेट एटवुड कैनेडियन, ठीक है ना, फॉर ब्लाइंड असैसिन और टेस्टामेंट्स के लिए मिला हुआ है। एंड देन फोर्थ वन इज पैट्रिक वाइट, और पैट्रिक वाइट को बुकर प्राइज नहीं मिला है, इससे नोबेल प्राइज मिला है और नोबेल प्राइज भी 1973 में मिला है। तो आपकी चॉइस कौन सा हो गया, 4th नंबर। फाइन, तो आपको देखो इससे सारा पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान रखना, ये टेस्ट पेपर में से ही बहुत सारा पेपर आ जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि मैंने पेपर जो बनाए हुए हैं बहुत सोच के चॉइसेस बनाई हुई हैं, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल फेयर इस तरीके का पेपर है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो
पहला बेंजो पैटरसन एंड हेनरी लॉसन आर बुश राइटर्स। हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अभी अभी हमने बात की थी कि बेंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन बुश राइटर्स हैं, अभी हमने बात की थी, है तो ये बात तो सही है। फिर है मैंने कहा बुलेटिन डिबेट टुक प्लेस बिटवीन 1892-1893, ये भी बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच में डिबेट हुई थी, किस तरीके से वो पूरी स्टोरी पढ़ी, तो ये भी सही है। लाइक द फर्स्ट सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया टुक प्लेस इन 1888 विद द अराइवल ऑफ फर्स्ट फ्लीट इन ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। देखिए हमने बात की थी कि 1788 में, ठीक है 1888 में नहीं, हमने बात की थी 1788 में। 1788 में ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट फ्लीट ऑफ कॉन्विक्ट आई। फर्स्ट फ्लीट ऑफ कॉन्विक्ट मैंने कहा था आपको कि 11 शिप्स जो है, 11 शिप का बेड़ा था, और वो जो है शिप जो है कहाँ से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया आया। और उसमें कौन थे लोग, अधिकतर वो लोग थे जिन्होंने कि इंग्लैंड में कोई क्राइम किया हुआ था, कॉन्विक्ट थे, अपराधी थे, उनको यहाँ लेकर आए सजा के रूप में। उनके साथ कुछ सेटलर्स भी आए, कुछ ऑफिसर्स भी आए। तो वो जो 11 जहाज़ों का जो बेड़ा आया था, और फिर वो आके वहाँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके सेट हो गए, फिर यहीं रहे हो, ठीक है ना, फिर यहीं वो सेटलर हो गए और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज भी कर लिया। तो जो फर्स्ट फ्लीट जो था, और जिसे फर्स्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट फ्लीट ऑफ कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब क्रिमिनल्स, फर्स्ट फ्लीट ऑफ कॉन्विक्ट या फिर फर्स्ट सेटलमेंट जो है 1788 में हुआ। कब हुआ, 1788 में। लेकिन हमने यहाँ चॉइस में चालाकी से क्या कर दिया, 1888 कर दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। द फर्स्ट सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया टुक प्लेस 1788 विद द अराइवल ऑफ फर्स्ट फ्लीट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये चॉइस जो है हमने कहा कौन सा सही नहीं है, तो ये देखो नेक्स्ट, पैट्रिक वाइट इज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड, ये नोबेल प्राइज है ना, ये उसमें पेपर में तो सही है, नोबेल प्राइज है ना। तो पैट्रिक वाइट जो है फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन है जिसको कि ये प्राइज मिला है, कौन सा, नोबेल प्राइज। तो ये बात भी सही है, अभी अभी हमने पढ़ा 1973 में। तो यही वाला जो है चॉइस गलत है, ठीक है। तो आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिक द इनएप्रोप्रिएट वन। इनएप्रोप्रिएट को ढूंढिए। इनएप्रोप्रिएट का मतलब जो गलत है उसको ढूंढिए, है ना। देखिए सबसे पहले है वॉस। अब हमें पता है कि वॉस पैट्रिक वाइट का है, द ट्रीमन, वॉस, विविसेक्टर, ठीक है ना, टाइबॉन अफेयर, ठीक है ना, मेमवा ऑफ मैनी वन, ये सारे जो है जिसमें उसने अपना नाम जो है एलेक्स रखा है, ठीक है, एलेक्स ग्रे। तो हमने देखना है कि इनएप्रोप्रिएट कौन सा है। तो देखो सबसे पहले वॉस, तो वॉस की बात के सामने हमने लिख रहा है ऑन द बेस्ड ऑन द एक्सप्लोरर लुडविग लेचार्ट। तो देखो वॉस की बिल्कुल सही है। वॉस जो कहानी है वो एक एक्सप्लोरर था, नेचुरलिस्ट था, लुडविग लेचार्ट, उससे रिलेटेड है, जो कि एकदम से गायब हो गया था। तो इसमें भी ऐसा ही बताया जाता है कि वॉस जो है वो जाता है, फिर उसकी टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिर एकदम से सब लोग गायब हो जाते हैं, केवल एक व्यक्ति मिस्टर जुड बचता है। और एक जो लास्ट में जो लड़की है लॉरा, लास्ट जब होता है ये बताते हैं इस घटना के 20 साल बाद लॉरा जो है वॉस जो है उसकी जो मूर्ति है उसको अनवेल कर रही होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि वॉस जो है बेस्ड ऑन द एक्सप्लोरर लुडविग लेचार्ट, वॉस की स्टोरी जो किस पर बेस्ड है, ऑन द एक्सप्लोरर लुडविग लेचार्ट, ठीक है ना। ये वॉस किसका है, पैट्रिक वाइट का। पैट्रिक वाइट जिसको हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन जिसको कि नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नेक्स्ट है ट्वाइबॉर्न अफेयर, ठीक है ना। देखो ट्वाइबॉर्न अफेयर जो है इसमें मैंने कहा थीमेटिक सिमिलरिटी विथ वर्जीनिया वुल्फ ऑरलैंडो। देखो ट्वाइबॉर्न अफेयर जो है, देखो सबसे पहले तो आप देखिए थीमेटिक सिमिलरिटी मतलब थीम स्टोरी समान है। जब आप वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो पढ़ते हैं तो ऑरलैंडो में जो ऑरलैंडो है वो सोता है और फिर एकदम से जागता है तो उसका सेक्स चेंज हो जाता है, मेल से फीमेल हो जाता है, तो इसे कहते हैं जेंडर स्विचिंग। तो देखो यहाँ पर ये जो वर्क है ट्वाइबॉर्न अफेयर, इसमें भी जो एक पर्सन है उसके जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, उसका सेक्स चेंज हो जाता है। सबसे पहले एक सोडिया, फिर उसके बाद ईडी, ठीक है, फिर ईडियत, ये 3 सेक्स में चेंज होता है, 3 नामों में। तो पहला फीमेल है, फिर मेल है, फिर फीमेल है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जेंडर स्विचिंग होता है। मैंने बताया था बहुत डिटेल में इसके बारे में सारे कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, जेंडर स्विचिंग होता है इसमें। तो ऐसा कैसा ऑरलैंडो में होता है। तो देखो यहाँ पर ट्वाइबॉर्न अफेयर में मैंने कहा थीमेटिक सिमिलरिटी विथ वर्जीनिया वुल्फ ऑरलैंडो, वर्जीनिया वुल्फ के ऑरलैंडो जैसी थीमेटिक सिमिलरिटी है। तो ये बात भी, ये भी अप्रोप्रिएट है। हम तो इनअप्रोप्रिएट ढूंढ रहे हैं। नो शुगर, अब देखिए यदि नो शुगर की बात करें तो पहली बात तो ये नॉवल नहीं है। नो शुगर जो है, पहली बात तो ये नॉवल नहीं है, ये प्ले है, ठीक है। और इसके राइटर का नाम है जैक डेविस।
और इसके अंदर जो है एक एबोरिजिनल फैमिली है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और एक राइटर है जिसका नाम है सैली मॉर्गन, उसका वर्क है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है माय प्लेस, ठीक है ना, एक उसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय प्लेस। उसके अंदर स्टोलन जनरेशन की बात की। अब स्टोलन जनरेशन क्या होता है? स्टोलन जनरेशन क्या होता है कि भाई कुछ सेंचुरी, पूरी सेंचुरी तक क्या चला कि जो एबोरिजिनल लोग हैं इनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया, मतलब एक तरीके से चुरा लिया गया, और उनसे कहा गया भाई इसलिए चुरा के ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से हटा रहे हैं इनको, जिससे कि वो वाइट पीपल के साथ रह के उनका भी आगे डेवलपमेंट हो सके। तो वो स्टोलन जनरेशन हो गया। अब उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनको पता ही नहीं है हम एबोरिजिनल हैं। तो ये जो सैली मॉर्गन है ये अपनी माँ से पूछती है एक बार कि भाई मेरा क्या है, तो वो उससे यही कहती है नहीं तुम हम इसी से हो, वाइट पीपल से ही संबंधित हो। लेकिन बाद में 15 ईयर्स के बाद उसको पता लगता है कि नहीं वो एबोरिजिनल है, तो फिर वो अपनी एबोरिजिनल जनरेशन, अपनी एबोरिजिनल रूट्स को ढूंढने जाती है। तो क्योंकि वो कौन सी पीढ़ी की थी? स्टोलन जनरेशन की। तो स्टोलन जनरेशन की बात जब बच्चों को चुरा के ले जाके उनसे अलग कर दिया गया, तो स्टोलन जनरेशन की बात किस में की है? सैली मॉर्गन के माय प्लेस में, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी या मेमोir है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका सही हुआ, ये जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर है मॉस्चस मॉस्टिफेरस, इट इज़ अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, बिल्कुल सही है। देखो मॉस्चस मॉस्टिफेरस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। मॉस्चस मॉस्टिफेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसके राइटर का नाम है ए.डी. होप। ए.डी. होप। मॉस्चस मॉस्टिफेरस में से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मॉस्चस मॉस्टिफेरस का मतलब है मस्क डियर। मॉस्चस मॉस्टिफेरस का मतलब क्या है? मस्क डियर। इसमें राइटर बताना चाह रहा है कि किस तरीके से कुछ हंटर्स जो है म्यूजिक का सहारा लेकर, फ्लूट बजाकर जो है इस मस्क डियर को अट्रैक्ट करते हैं, और मस्क डियर को अट्रैक्ट करते हैं, वो म्यूजिक सुन सुनकर आ जाती है और फिर उसके ऊपर उसे मार देते हैं। तो वो इसमें कहता है कि देखो म्यूजिक से ऐसा नहीं है कोई अच्छे काम होते हैं, म्यूजिक से बुरा काम भी हो सकता है। देखो ये मर गया। तो वो फिर राइटर कहता है कि जो म्यूजिक की जो पैटर्न है सेंट सिसिलिया, उससे कहता है कि मेरे ये पोएम भी मैं आपको डेडिकेटेड कर रहा हूँ, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया, ठीक है। वो कहता है कि मैं सेंट सिसिलिया जो म्यूजिक की पैटर्न है, जैसे कि ड्राइडन ने जो है सेंट सिसिलिया के लिए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, अलेक्जेंडर फीस्ट 2 पोएम लिखी हैं, उसको डेडिकेटेड करते हुए, इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई देखो इस म्यूजिक से अच्छे काम होने के साथ साथ ये बुरे काम भी हो सकते हैं। म्यूजिक बजाने की वजह से जो मस्क डियर अट्रैक्ट हुई और उनका शिकार कर लिया गया, इसलिए वो कहता है कि मेरी ये पोएम भी किसके लिए? सेंट सिसिलिया, आपके लिए डेडिकेटेड है। इसलिए इसके आगे मैंने लिखा है मॉस्चस मॉस्टिफेरस, इट इज़ अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया। तो ये भी सही है। तो क्या हुआ? सारी की सारी बातें जो है अप्रोप्रिएट है। केवल नो शुगर जो है, एक तो नॉवल नहीं है, प्ले है, और नो शुगर में कहीं भी स्टोलन जनरेशन की बात नहीं है। स्टोलन जनरेशन की बात सैली मॉर्गन के माय प्लेस मेमोir या ऑटोबायोग्राफी में। फाइन, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट हैंडमेड्स टेल। देखो अब ये जो हैंडमेड टेल्स है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो ये जो है मार्गरेट एटवुड जो है, ठीक है, मार्गरेट एटवुड जो है उसका वर्क है हैंडमेड्स टेल। ओके, अब हैंडमेड्स टेल क्या है? देखो हैंडमेड का मतलब होता है सर्वेंट। हैंडमेड का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। फीमेल सर्वेंट को हैंडमेड बोलते हैं। तो अब एक चीज़ समझिए, इस हैंडमेड टेल जो है इसमें ये बताया जाता है कि जहाँ पर ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके बारे में ये माना जाता है कि फ्यूचर में यहाँ पर जो है रिपब्लिक ऑफ गिलियड होगा। एक इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना होकर क्या होगा? इसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ गिलियड। और वहाँ पर जो लोग होंगे, जहाँ जो फीमेल होंगी वो इनफर्टाइल होंगी, अनप्रोडक्टिव होंगी, बैरन होंगी, जिनके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो चुकी होगी। तो फ्यूचर को कैसा डार्क रूप में प्रेजेंट किया गया ना, अनप्लेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट किया गया है। कैसा फ्यूचर प्रेजेंट किया है? बेकार, गंदा फ्यूचर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। तो वो ये मानते हैं कि भाई आगे वो एक इमेजिनेशन करता है कि जहाँ पर आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ फ्यूचर में कौन सी स्टेट होगी? रिपब्लिक ऑफ गिलियड। वहाँ पर जो फीमेल है वो अनप्रोडक्टिव, बैरन, इनफर्टाइल होंगी, बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। कुछ ही औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता होगी, और उनको जो कमांडर्स है ज़बरदस्ती से बच्चे पैदा करने के लिए अपने पास रखेंगे, उनको फोर्स किया जाएगा, ठीक है ना। दे आर फोर्स टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, उनको बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स किया जाएगा। अब देखो फ्यूचर की इमेजिनेशन प्लेजेंट की है या अनप्लेजेंट की है? अनप्लेजेंट। यदि आप अनप्लेजेंट फ्यूचर बताते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्टोपिया,
ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर एज एन अनप्लेजेंट फ्यूचर बताना, अनप्लेजेंट डिपिक्शन करना, फ्यूचर को बड़ा ही अनप्लेजेंट तरीके से, डिजास्ट्रस, डिस्ट्रक्टिव, कि भाई ऐसा हो कि थर्ड वर्ल्ड वार हो और सब चीज़ नष्ट हो जाए, यदि डिस्ट्रक्टिव अनप्लेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट करते हो किसी वर्क में तो उसे बोलते हैं डिस्टोपियन नॉवल या डिस्टोपिया। फाइन। अब देखिए हमने पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहली बात देखिए हमने कहा डिस्टोपियन नॉवल है, ये है। अभी हमने कहा था कि सेट इन रिपब्लिक ऑफ गिलियड, ये भी बात सही है। फिर टाइटल इकोज चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। देखो चौसर का जब आप पढ़ते हो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, उसमें ये बताया जाता है कि भाई चौसर जो है और कुछ लोग जो हैं वो एक टैबर्ड इन में जाते हैं और वहाँ पे 29 पिलग्रिम्स होते हैं, 29 और उसमें एक चौसर इकट्ठा हो जाता है तो 30 हो जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ का होस्ट भी हो जाता है, फिर 31 हो जाते हैं और फिर वो जब पिलग्रिम पे जाते हैं तो डिसाइड करते हैं कि सारे लोग जो है 2 कहानी आते वक्त और 2 कहानी जाते वक्त सुनाएंगे। इस तरीके से 124 स्टोरीज सुनाएंगे, लेकिन बाकी की स्टोरीज कंप्लीट नहीं हो पाती, कुछ स्टोरी कंप्लीट हो पाती है। तो उन स्टोरीज के नाम हैं, उन स्टोरीज के नाम कैसे, नाइट्स टेल, पास्टर्स टेल्स, नन्स टेल, ठीक है ना। इस तरीके से जो जो कैरेक्टर है उनकी टेल के नाम हैं। तो जिस तरीके से उसमें टाइटल में इस तरीके से है नाइट्स टेल, चौसर्स टेल या फिर नन्स टेल, पार्डनर्स टेल, ठीक है ना। इसी तरीके से ये देखो द टाइटल एकोज चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, ये टाइटल जो है चौसर की कैंटरबरी टेल्स को एको करता है। तो करता है क्योंकि इसका नाम है हैंडमेड्स टेल, ठीक है ना। इसका नाम टाइटल क्या है, हैंडमेड्स टेल, यानी नौकरानी जो औरतें उनकी, हालांकि इसमें जो कैरेक्टर होती है वो ऑफरेड होती है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, टाइटल एकोज चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। फिर इट पैरोडीज गॉथिक रोमांस, तो ये जो है सही नहीं है, ठीक है। गॉथिक रोमांस जो है उसको करता है लेडी ऑरेकल, जो है इसी का मार्गरेट एटवुड का वर्क है जिसका नाम है लेडी ऑरेकल। और लेडी ऑरेकल जो वर्क है वो है जो कि क्या है, गॉथिक रोमांस की पैरोडी करता है। पैरोडी का मतलब होता है कि बहुत ही बेकार सा इमिटेशन, मॉकिंग इमिटेशन, उसे कहते हैं पैरोडी, ठीक है ना। और गॉथिक तो आप जानते हो, द स्टोरी ऑफ टेरर, मिस्ट्री, मर्डर, ठीक है ना। टेरर, हॉर्डर, मर्डर, मिस्ट्री, इसे बोलते हैं गॉथिक, ठीक है ना। हॉन्टेड कैसल, ठीक है, सेटिंग क्या होती है उसकी, हॉन्टेड कासल होती है, सेटिंग उसकी हॉन्टेड कासल होती है जिसमें मिस्ट्री, हॉरर, टेरर बताया जाता है, ठीक है ना। उसे कहते हैं गॉथिक नॉवल, ठीक है। तो ये जो है आपका जो लेडी ऑरेकल है ये जरूर जो है पैरोडी है किसका, गॉथिक रोमांस का। जबकि हमने किसके बारे में पूछा है, हैंडमेड्स टेल। तो हैंडमेड्स टेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंडमेड्स टेल्स तो एक रिपब्लिक ऑफ गिलफ्रेड की बात है जिसमें कि अनप्लेजेंट फ्यूचर बताया जाता है। इसका टाइटल जो है कैंटरबरी टेल्स से मैच करता है। तो ये सारी बातें तो सही है लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which novel is widely recognized as rewriting of Shakespeare's King Lear? शेक्सपियर के किंग लियर को कौन सा जो नॉवल है वो रिप्रेजेंट करता है? तो देखो उसका आंसर है स्टोन एंजल। स्टोन एंजल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हेडगर, एक लेडी है जिसका नाम है हेडगर और उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है मार्विन। एक का नाम है जॉन और एक का नाम है मार्विन। और जॉन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मार्विन बहुत लॉयल होता है, लेकिन इसकी मदर जो है क्या करती है, उसका अफेक्शन जॉन से ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, जॉन से। लेकिन लास्ट में कौन जो है ऑनेस्ट प्रूव होता है, मार्विन, ठीक है। तो ऐसे ही किंग लियर में होता है, कॉर्डेलिया जो है वो ज़्यादा लॉयल प्रूव होती है। तो हमने ये पूछा है कि विच नॉवल इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीराइटिंग ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर, तो उसका आंसर क्या हो गया, द स्टोन एंजल, ठीक है। नेक्स्ट यदि और नॉवेल्स की बात करें तो देखो बीट्राइज एंड वर्जिल। बीट्राइज एंड वर्जिल जो नॉवल है वो लिखा गया है यान मार्टल के द्वारा, और यान मार्टल के द्वारा लिखा गया है। दूसरी इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो कैरेक्टर हैं ये कैरेक्टर कहाँ से लिए गए हैं, ये कैरेक्टर किसके अलूजन हैं, तो ये हैं डेंटेज, DANTE, डेंटेज डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। तो देखो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर में से बहुत सारा पेपर मिल जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो ये बीट्राइस और वर्जिल जो है यान मार्टल का नॉवल है, और इसमें ये जो कैरेक्टर हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, किसके अलूजन है, ये डेंटेज डिवाइन कॉमेडी के अलूजन है, यानी कैरेक्टर वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट यदि ऑप्शन की बात करें लाइफ ऑफ पाई, तो ये भी आपको पता है, ये भी किसका है, यान मार्टल का है।
और ये तो बहुत ही फेमस है, इसके लिए जो है बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ ऑफ पाई के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि लाइफ ऑफ पाई में एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, जिसका नाम है पिसिन मॉलिटियर पाई पटेल, और वो जो है बचपन में पौंडीचेरी रहता है तो उसको क्रिश्चियनिटी का भी नॉलेज हो जाती है, उसको हिंदू धर्म की भी बहुत नॉलेज हो जाती है, उसको मुस्लिम धर्म की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। इसीलिए इसमें बताते हैं कि इसमें किसका एक्सप्लोरेशन किया गया है, स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स का। छोटी सी उम्र में ही वो स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स के बारे में जान जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है किस नॉवल में स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स जो है उसको एक्सप्लोर किया गया है, तो लाइफ ऑफ पाई। इसमें बताया जाता है कि एक लड़का है, वो जहाज में फंस जाता है और जहाज क्रैश हो जाता है, उसमें बच जाता है, फिर उसमें वो एक टाइगर के साथ 227 डेज रहता है। और उस टाइगर का नाम भी ध्यान रखना है, पूछा गया है एग्जाम में और पूछ सकते हैं, रिचर्ड पार्कर। वो टाइगर का नाम क्या है? रिचर्ड पार्कर। वो कहता है कि शुरुआत में जब वो उस पे शिप पे था तो उसके साथ कौन कौन थे, एक तो जीब्रा था, एक हाइना था, एक औरंगुटान था, और एक टाइगर था। जब वो शिप्स क्रैश होने के बाद एक बोट में अपने सेफ्टी के लिए रुका, एक बोट इस लाइफ बोट में बच गया। जब वो होश आया था उसमें 4 जानवर थे, और ये पूछ लेते हैं जीब्रा, हाइना, औरंगुटान। औरंगुटान एक लंगूर या बंदर को कहते हैं, और इसमें इसका नाम ऑरेंज जूस था, ऑरेंज जूस था इसमें इसका नाम औरंगुटान। और टाइगर का नाम जो है आपको पता ही है, रिचर्ड पार्कर था। तो वो फिर उसके बाद वो टाइगर के साथ सर्वाइव करता है 227 डेज, फिर उसके बाद वो वापस वहाँ लौट कर आ जाते हैं। तो ये जो लाइफ ऑफ पाई की स्टोरी है। और ध्यान रखना, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यान मार्टल ने इस पूरे नॉवल को कहा है 3 स्टेटमेंट्स में डिवाइड किया है, 3 स्टेटमेंट्स में समराइज किया है। उसने कहा है 3 स्टेटमेंट्स में इस पूरे नॉवल को जो है समराइज किया है। नंबर 1, लाइफ इज अ स्टोरी, जिंदगी एक स्टोरी है, एंड यू कैन चूज योर स्टोरी, आप अपनी कोई भी स्टोरी चुन सकते हो। एंड द स्टोरी विद गॉड इज बेटर। देखो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यान मार्टल ने अपने इस लाइफ ऑफ पाई को समराइज किया है, ठीक है ना, ओनली 3 स्टेटमेंट्स में पूरे नॉवल को समराइज किया है। नंबर 1, लाइफ इज अ स्टोरी, ओके, एंड यू कैन चूज योर स्टोरी, एंड द स्टोरी विद गॉड इज बेटर, ये कहा उसने, ठीक है। तो हमने 3rd चॉइस के बारे में देखा। और 4th चॉइस ये इंग्लिश पेशेंट, ये भी बहुत फेमस वर्क है। देखिए इंग्लिश पेशेंट किसका है, ये सारे के सारे मैंने चॉइस में वही दिए हैं जो बहुत ही पॉपुलर वर्क हैं। यदि हम द इंग्लिश पेशेंट की बात करें, इंग्लिश पेशेंट, ठीक है, मैं अलग अलग लिख रहा हूं जिससे आपको हैंडराइटिंग में दिक्कत नहीं आए। इंग्लिश पेशेंट जो है ये माइकल ऑनडाच, माइकल ऑनडाच भी बोलते हैं और माइकल ऑनडाची भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। MICHAEL माइकल ऑनडाच। ये इस इंग्लिश पेशेंट जो है माइकल ऑनडाच का वर्क है, ठीक है। और ये इंग्लिश पेशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कैरेक्टर हैं, वो बहुत आपको उनके नाम ध्यान रखने हैं। एक है हाना, एक कारावाजियो है, एक इंग्लिश पेशेंट खुद एलमेजी है, और एक इंडियन है जिसका नाम है कृपाल सिंह। तो इंग्लिश पेशेंट की भी आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। इसको पाली बोल रहे हैं। देखो, द परफॉर्मिंग आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है उमा परमेश्वरम, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन आंसर से यदि आपको मिल जाए तो उससे कुछ होना नहीं है। सबसे आंसर तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारा क्वेश्चन क्यों पूछे गए, उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि द परफॉर्मिंग आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया क्या है। इसकी फाउंडर थी उमा परमेश्वरम। ये कनाडा की एक जगह थी जिसका नाम था विनीपेग। क्या है? विनीपेग, ठीक है ना। कनाडा की एक जगह थी, ठीक है ना। मनीटोबा कनाडा में एक प्रोविंस है। कनाडा में इस तरीके के 13 प्रोविंस है, उसमें एक मनीटोबा एक प्रोविंस है। उसकी कैपिटल सिटी है जिसका नाम है विनीपेग। तो विनीपेग नाम की जगह पर इन्होंने इस पाली को जो एस्टैब्लिश किया। पाली का मतलब परफॉर्मिंग आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। इसमें जो इंडियन कल्चर और लिटरेचर है उसको कैनेडियन और एक तो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी में और इवन कैनेडियन कम्युनिटी में भी प्रमोट करने का, इंडिया का कल्चर है, इंडिया का लिटरेचर है, इंडिया के ट्रेडिशन है, उसको कनाडा में प्रमोट करने के लिए
जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट इंडियन कल्चर, लिटरेचर, ठीक है ना, इसको प्रमोट करना और इंडियन राइटर्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये था परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया पाली, ठीक है। अब इसमें रोहिंटन मिस्ट्री है, तो रोहिंटन मिस्ट्री आपको ध्यान रखना चाहिए कैनेडियन है, CNDIN, कैनेडियन, ठीक है। VS नॉयपॉल आप जानते हो करीबियन है। उमा परमेश्वरम ये कैनेडियन है, और शरण पोलॉक ये भी कैनेडियन है, ठीक है। अब देखो VS नॉयपॉल के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, अब रोहिंटन मिस्ट्री के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे इसके वर्क इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, सच अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो वर्क है फाइन बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये इसके रोहिंटन मिस्ट्री के जो वर्क है वो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, एक तो सच अ लॉन्ग जर्नी, फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स, ठीक है ना। तो ये तो इसके इंपॉर्टेंट नॉवल है, ये ध्यान रखने हैं आपको। इसके अलावा VS नॉयपॉल के तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में डिटेल में हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उमा परमेश्वरम, इसका जो ये एक प्ले राइट के रूप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक वर्क है सन्स मस्ट डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सेटिंग है वो इंडो पाक वॉर हुआ था 1947-1948 में, तब की सेटिंग है। इसमें 3 औरतें जो है उनके बेटे जो युद्ध में होते हैं तो वो औरतें बात कर रही होती हैं सन मस्ट डाई, तो ये उमा परमेश्वरम जो है उसकी सीताज प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मीरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, MEERA, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीताज प्रॉमिस और मीरा जो है ये कैसे प्ले हैं? डांस प्ले हैं। डांस प्ले वो होते हैं जिनमें परफॉर्मेंस जो है, कई सारे जो डायलॉग्स हैं वो डांस के थ्रू ही समझ में आ जाते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं डांस प्ले, ठीक है। यदि शरण पोलॉक की बात करें तो इसका एक फेमस वर्क है ब्लड रिलेशन, ठीक है। और ये जो है साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री कहलाता है। साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री का मतलब होता है कि जो साइकोलॉजिकली टॉर्चर, परेशान जो व्यक्ति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहानी को बताया जाए, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री। इसमें एक लड़की है वो अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देती है, ठीक है। तो ये आपको देखो इसमें ध्यान रखना है, जैसे उमा परमेश्वरन का नाम आया आपको सन्स मस्ट डाई याद रखना है, इसके बाद सीताज प्रॉमिस और मीरा याद रखना है। ये याद, मैं बता रहा हूँ ना, ये याद कर लोगे ना तो मेरिट में तो इसी से आ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन मेरिट में आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरिट में आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं, जिससे कि नहीं तो फिर इंटरव्यू में के मारे जाओगे, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये इसको समराइज आपको टेस्ट में इतने समराइज कर दूंगा कि आप मेरिट में तो उसी से आ जाओगे, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको मेरिट में आने से नहीं, मेरिट से बहुत ज़्यादा नंबर लाओगे तो आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद उमा परमेश्वरम में ये ध्यान रखना है, यदि रोहिंटन मिस्ट्री की बात करें तो उसके 3 वर्क ध्यान रखने हैं, सच अ लॉन्ग जर्नी, फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स, ये 3 तो उसके नॉवल याद रखने हैं, और एक इसकी स्टोरीज ध्यान रखनी है फ्रॉम फिरोज शाह बाग, ठीक है ना, स्टोरीज फ्रॉम फिरोज शाह बाग वो। इसके अलावा शरण पोलॉक का आपको ब्लड रिलेशन, इसका मर्डर मिस्ट्री प्ले ध्यान रखना है, ठीक है, और ये इनकी नेशनलिटी ध्यान रखनी है। फिर देखो यदि नेक्स्ट बात करें तो विच नॉवल हैज़ द डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ नागरवाड़ा केस ऑफ 21 मई 1971। ये तो कोई बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, ठीक है। 1971 में इंदिरा गांधी के नाम से एक व्यक्ति ने फ़ोन किया बैंक में और कहा कि 60 लाख रुपए ले आओ, और वो व्यक्ति 60 लाख रुपए ले आया। पता नहीं इंदिरा गांधी ने मंगाए थे, क्या हुआ था, फिर बाद में वो अरेस्ट हो गया, और उसके बाद एक जो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी मर गया, और उसके बाद ये जो व्यक्ति है नागरवाड़ा, ये भी जो है हॉस्पिटल में मर गया। अब मर गया वास्तव में या मार दिया पता नहीं, इस तरीके से वो मर गया, ये है स्टोरी, ठीक है ना। तो देखो अब हम रोहिंटन, ये सारे वर्क जो है रोहिंटन मिस्ट्री के हैं, कौन कौन से? फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स और सच अ लॉन्ग जर्नी, ये सारे के सारे रोहिंटन मिस्ट्री के वर्क हैं, ठीक है। अब देखिए रोहिंटन मिस्ट्री का फर्स्ट वर्क है सच अ लॉन्ग जर्नी। सच अ लॉन्ग जर्नी में वो एक गुस्ताव नोबल नाम का एक व्यक्ति है, और उसकी बस स्टोरी है, उसका एक फ्रेंड है, और उसका फ्रेंड जो है बैंक में काम करता है, और वो बैंक में एक फ्रॉड के केस में फंस जाता है, और फ्रॉड के केस में फंस जाने के बाद कुछ दिन बाद उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, जैसा कि नागरवाड़ा के साथ हुआ था। तो इसलिए ये सच अ लॉन्ग जर्नी जो है इसमें नागरवाड़ा केस का रेफरेंस है, ठीक है। इसकी एक नॉवल है फाइन बैलेंस। अब बैलेंस किन किन में? होप एंड डिस्पेयर, ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है, होप वर्सेस डिस्पेयर, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइन बैलेंस जो नॉवल है उसमें किसके बीच में बैलेंस की बात कर रहा है? वो
होप और डिस्पेयर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्क है रफिंग इट इन द बुश, ठीक है ना। ये रफिंग इट इन द बुश जो है ये रोहिंटन मिस्त्री का नहीं है, ये सुसेना मोडी का है। ये किसका वर्क है? सुसेना मोडी का। और मैंने बता दिया नागरवाड़ा केस का रेफरेंस किस में? सच अ लॉन्ग जर्नी में। ये सुसेना मोडी का जो है एक मेमवा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि फिर वो क्या है आपको क्वेश्चन करने में, वो फिर 5 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग जाएगा, है ना। तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको, है ना, जो चीज़ समझ लीजिए। विच पार्ट ऑफ कैनेडा इन एलिस मुनरोज मोस्ट फेमस फॉर डिपिक्टिंग, देखो एलिस मुनरो जो है कौन से पार्ट की बात करती है अपने वर्क में, ठीक है। एलिस मुनरो अपने जो वर्क है उसमें कौन से पार्ट की बात करती है बार बार में? तो वो है ऑन्टेरियो। मैंने आपको बताया था कनाडा में 13 प्रोविंसेस है, उसमें एक प्रोविंस का नाम है ऑन्टेरियो, ठीक है। एक प्रोविंस का नाम है क्यूबेक, और क्यूबेक की एक सिटी का नाम है मॉन्ट्रियल, ठीक है ना। और इसके अलावा मनीटोबा ये भी एक प्रोविंस है। अब इसमें समझिए एक चीज़, हमारा आंसर तो ये हो गया। इसमें भी HURON ह्यूरॉन काउंटी किसकी बात करती है? वो ह्यूरॉन काउंटी, और ह्यूरॉन काउंटी कहाँ पर है? ऑन्टेरियो में। तो एलिस मुनरो की जो स्टोरीज हैं उसमें किस पार्ट को डिपिक्ट किया जाता है? तो आप कह सकते हो ह्यूरॉन काउंटी, ठीक है ना। और ह्यूरॉन काउंटी कहाँ पर है? ऑन्टेरियो में, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानावाका मनीटोबा, ठीक है ना। राइटर है जिसका नाम है मार्गरेट लॉरेंस, राइटर का नाम है मार्गरेट लॉरेंस, ठीक है। मार्गरेट लॉरेंस जो है वो एक रीजनल राइटर है। देखो रीजनल राइटर क्या होता है पहले तो ये समझो। रीजनल राइटर एक ऐसा राइटर होता है जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को डिपिक्ट करता है, ठीक है। रीजनल राइटर या रीजनल नॉवेलिस्ट। रीजनल नॉवेलिस्ट कौन होता है? ए नॉवेलिस्ट हु डिपिक्ट्स ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, एक खास ज्योग्राफिकल रीजन को डिपिक्ट करता है, एंड यूजेस इट एंड पीपल बिलोंगिंग टू इट एज द बेसिस ऑफ हिज नॉवल। इसे कहते हैं रीजनल। देखो मैं यहां लिख देता हूं, रीजनल नॉवेलिस्ट, ए नॉवेलिस्ट who depicts a particular geographical area and uses it and its people as the basis of his novel। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी ये पता भी होना चाहिए। रीजनल नॉवेलिस्ट उसे कहते हैं नॉवेलिस्ट हु डिपिक्ट्स अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक ऐसा नॉवेलिस्ट जो खास एक जियोग्राफिकल एरिया का यूज करता है, एंड यूजेस इट एंड इट्स पीपल, और इन एक ज्योग्राफिकल एरिया का यूज़ किया और वहाँ उस एरिया का उसके लोगों का यूज़ किस रूप में करता है? अपने नॉवल के बेसिस के रूप में। मतलब अपने नॉवल की सारी घटनाएं वहाँ की होंगी, वहीं के लोग होंगे, वहीं की नदियों की बात करेगा, वहीं के पहाड़ों की बात करेगा, वहीं की कोई दुकान उकानों की बात करेगा, वहीं की गली वगैरह के नाम यूज़ करेगा, तो उसे कहते हैं रीजनल नॉवेलिस्ट, ठीक है। तो देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, मार्गरेट लॉरेंस जो है वो रीजनल नॉवेलिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकतर नॉवेल्स में किसका यूज़ करती है? वो एक मानावाका इमेजिनरी जगह का यूज़ करती है जो कि मनीटोबा में है, ठीक है। इसी तरीके से एलिस मुनरो भी अपनी अधिकतर स्टोरीज में ये ह्यूरॉन काउंटी जो है जो ऑन्टेरियो में है उसका यूज़ करती है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। देखो कुछ और रीजनल नॉवेलिस्ट हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो आप जानते ही होंगे, जैसे हम कहते हैं R.K. नारायण। तो R.K. नारायण का जो है फिक्शनल प्लेस कौन सा है? मालगुडी। वो कौन से रीजन का प्रयोग करता है? मालगुडी का। हमारे टॉमस हार्डी की बात करें, टॉमस हार्डी, तो टॉमस हार्डी कौन से रीजनल प्लेस का यूज़ करते हैं? डॉर्सेट। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? आपको एग्जाम में डॉर्सेट भी आ सकता है और रीनेम
उसको क्या नाम दिया है, वेसेक्स। अब हम जब वो ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे कि वेसेक्स क्यों दिया है, ठीक है ना, कौन से पीरियड की जगह की वजह से उसने वेसेक्स नाम दिया, वो अभी बात करने का मुद्दा नहीं है। तो टॉमस हार्डी जो है उसका रीजनल प्लेस क्या है, डॉर्सेट, ठीक है ना, और उस डॉर्सेट को उसने रीनेम किया है, वापस दूसरा नाम दिया है, वो क्या है, वेसेक्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से जो फेमस रीजनल नॉवेलिस्ट हैं और उन्होंने कौन कौन सी जगह का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये रीजनल नॉवेलिस्ट, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई विच पार्ट ऑफ कनाडा इन एलिस मुनरोज मोस्ट फेमस फॉर डिपिक्टिंग, तो हमारा आंसर था ओंटारियो, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी कराने की कोशिश की, उसके बाद भी आपके 10 ही क्वेश्चन हो पाए तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप जो भी स्टूडेंट एपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस टेस्ट सीरीज़ जो है इसको ज्वाइन कर लें, ये फ्री है। और ये टेस्ट सीरीज़ ने एक तरीके से आपके पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है। आप लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड कर लें और उससे आपके टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, आराम से टेस्ट दें और सारे पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, पूरे सारे के सारे सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, सारे के सारे सेक्शंस की, और उसका वीडियो सोल्यूशन भी फ्री है, सब कुछ। तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कम से कम आपको जो एक बार मोटी मोटी बातें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और आपको यदि किसी को कोर्स भी ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज के साथ कि भाई हमें तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में ही पढ़नी है और हमें तो बहुत अच्छा, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जैसे मान लो किसी को यदि सेक्शन वाइज पढ़ना है, किसी को केवल मान लो थर्ड वर्ल्ड कंट्री पढ़ना है तो केवल थर्ड वर्ल्ड कंट्री पढ़ ले, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा कोर्स पढ़े। किसी को मान लो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना, अमेरिकन पढ़ ले। किसी को केवल इंडियन पढ़ना है, इंडियन में भी केवल नॉवेल्स पढ़ने तो नॉवेल्स पढ़ ले। किसी को कैनेडियन पढ़ना है, कैरेबियन पढ़ना है तो वो पढ़ ले। किसी को केवल अफ्रीकन पढ़ना है तो केवल वो पढ़ ले। तो ये चॉइसेस भी हैं। और किसी को पूरा कोर्स करना है फर्स्ट और सेकंड पेपर का, तो वो भी ऑप्शन है। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। और आप यदि कोर्स से भी जुड़ना चाहते हो तो वो आप उस कोर्स से भी जुड़ सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट PDF, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे प्रिंटेड, और उन नोट्स से बाहर कुछ होगा ही नहीं, कंप्लीट नोट्स। तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।